मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। राजस्थान में जब 2,25,000 किलोमीटर सड़कें बन गई और हम मतलब 37,000 किलोमीटर सड़कों का काम प्रगतिरत है, जिसमें से 20,500 के करीब कंप्लीट कर चुके, तो वहां पर और साधन कैसे मुहैया करवाएं, इसलिए हम ग्रामीण बसों को परमिट देने का भी काम कर रहे हैं। तो लगभग 1,500 परमिट के करीब तो हमने दिए हैं लोक परिवहन सेवा में और 1,500 के करीब भी परमिट हमने दिए मतलब रूल्स हमने खोले हैं प्राइवेट सेक्टर। मैं मुख्यमंत्री जी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस पर संवेदनशीलता दिखाई और 45 करोड़ रुपए पर मंथ रोडवेज को दे रही है। रोडवेज को बंद नहीं किया जाएगा, रोडवेज के कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाएगा। रोडवेज में भी लगभग हमने अब तक इस गवर्नमेंट के काल में भी 2,000 नई नियुक्तियां दी हैं। तो राज्य सरकार का किसी भी तरीके से रोडवेज के खिलाफ कोई भी कदम उठाने का इरादा नहीं है कि प्रतिवर्ष राजस्थान में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 10,500 के करीब लोग मर जाते और उस पर हमने फोकस किया। लाइसेंस ऑनलाइन कर दिया हमने और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में भी नए रूट्स हमने खोलने का काम किया। संपूर्ण राज्य में हेलमेट लागू। अभी 10,000 लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से इस बाइक टैक्सी वाले में रोजगार से जुड़े। रोड सेफ्टी में हम लोगों को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, ये राजस्थान के लिए गौरव है। तो राजस्थान ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में भी पूरे देश में लीड कर रहा है, ये भी राजस्थान के लिए गौरव की बात है। राजस्थान NH में भी प्रथम पायदान पर पहुंच गया, ये भी राजस्थान के लिए गौरव की बात है। कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें आपका जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है, जो बड़े शहर होंगे जिनकी जनसंख्या भी बड़ी होगी, उन पर भी हम किसी न किसी तरीके से CNG लाने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार खर्च करेगी मतलब अकेले राजस्थान पर 1.5 लाख करोड़ और उसमें से मैंने आपको बताया कि 30,000 हमारा निकाल दीजिए कैसे में लगभग 55,000 करोड़ के करीब लगभग मतलब 52-53 भी हो सकता है, आज अपने राजस्थान में आकर के लगा है। जो होना चाहिए परिवहन विभाग में कि जिस तरह से यातायात व्यवस्था, आज कहीं की भी यातायात व्यवस्था देख लो, लेकिन हम लोग जैसे ही शहरों में आते हैं हाईवे से निकल के तो शहरों में से निकलना हमें भारी पड़ता है। जहां यातायात हाईवे व्यवस्था बनना निकल तो शहर में आकर के यूं लगता है कि जैसे हम लोग कहीं फंस गए हो। जो काम चल रहा है अभी जो सड़क निर्माण का वह धीमी गति का चल रहा है। कोटा से झालावाड़ की जो व्यवस्था जो है सरकार की जो हाईवे जो बन रहा है बहुत धीरे चल रहा है। स्मार्ट सिटी है अजमेर, स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ की सड़कें, यहाँ की और जो भी व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा रही हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे रोड चौड़े होने थे, रोड चौड़े नहीं हुए। 6 लेन थी और स्टूडेंटों को जैसे ये आर्यन ये और ये कॉलेज हैं, इनके लिए कोई परिवहन के साधन नहीं है, फिर काहे की स्मार्ट सिटी। पूरे जिले की परिवहन व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, चाहे धौलपुर शहर हो, चाहे राजाखेड़ा हो, बाड़ी हो, बसेड़ी हो, सैंपऊ हो, कहीं भी स्थिति देखी जाए तो जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे वाहन चालकों को विशेष परेशानी होती है। प्रशासन कोई इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। परिवहन की व्यवस्था देखा जाए तो सड़क व्यवस्था अगर दुरुस्त होगी तो परिवहन की व्यवस्था भी ठीक होगी और जो पुरानी जो यातायात के लिए जो साधन लगे हुए हैं रोडवेज के सब ये बसें लगी हुई है तो काफी पुरानी बसें हो चुकी है, नई बसों की आवश्यकता है। जिस तरह से जो परिवहन विभाग की जो व्यवस्था है ये 4 साल में वास्तव में थोड़ी ढुलमुली रही है और आज जिस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह जो भी है ये पूरी तरह से चरमरा रही है। सरकार ने लोक परिवहन सेवा चला दी, रोडवेज को निजीकरण के
तरफ धकेला जा रहा है। आधा हमारा रोड फैक्टर इन प्राइवेट बसों की तरफ निकल गया, इसलिए हमारे दिन पे दिन हमारा रोड फैक्टर घटता जा रहा है और ये सरकार इसके प्रति लापरवाही बरत रही है। तो चले, आपने देखा कि मंत्री जी के दावे क्या है। सड़क और परिवहन का आज हमारा मुद्दा है और हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा नेता और राजस्थान विधानसभा के सदस्य रामलाल शर्मा साहब हमारे साथ हैं, एमएल यादव साहब हमारे साथ हैं जो रोडवेज कर्मचारियों के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ व्यापारी नेता है और कृष्ण कुमार हरितवाल जी हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। हरितवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बड़ा दावा किया है परिवहन को लेकर के और मैनिफेस्टो की बात करें तो कई अनाउंसमेंट इस तरह के थे कि डीटीओ ऑफिस जो है उन्हें डिजिटलाइज किया जाएगा, उन्हें ऑनलाइन किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति कहीं से देख सकता है। दूसरा, उन्होंने एक फेयर ट्रांसपेरेंसी की जो बात की है कि किसी तरह का कोई करप्शन नहीं होगा। लाइसेंस की बात, ऑनलाइन की बात की गई है। दूसरा, गांव का एक जो सुगम ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था होती है, रोडवेज किसी भी तरह से पहुंचा रही है। तो मैं पहला फेज मेरा होगा ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। मैं जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके जनता का पैसा लगता है, कुछ काम मुझे उम्मीद है कि सरकारें बहुत बेहतर करती होंगी। मेरा इसके अंदर मानना यह है कि दावे तो बहुत किए गए लेकिन जमीन पे वो काम नहीं दिख रहा। जयपुर की सड़कें देख लीजिए, प्रदेश की सड़कें देख लीजिए। यातायात को सबसे पहले ठीक करने के लिए आपको सड़कें ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने एयरपोर्ट से लेके और सीएम हाउस तक की सड़क ठीक कर दी या आपने दिल्ली रोड के मेन रोड से लेके सीएम हाउस ठीक कर ली तो ठीक नहीं है। सांगने की सड़कों की स्थिति, टोंक फाटक के अंदर की सड़कों की स्थिति, जौहरी बाजार की सड़कों की स्थिति, किशनपोल के अंदर की सड़कों की स्थिति इतनी खराब है। और मैं समझता हूँ करौली के अंदर जाते हैं, करौली के अंदर गंगापुर से उधर जाते हैं, उसकी सड़कें खराब है। रोडवेज को सबसे पहले चलाने के लिए जो हम रोड पे आएंगे, सड़क पे भी आएंगे, लेकिन अभी हम जो ब्रेक से पहले हैं वो ट्रांसपोर्टेशन पे बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल दोनों लिंक हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी हैं। अगर सड़क नहीं होगी तो टायर ज्यादा खराब होंगे। बिल्कुल आप सही चल रहे हैं रूट पे, बट एक बार हम सोच रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को कंप्लीट करें, उसके बाद हम सड़कों पे जाएंगे। ट्रांसपोर्ट पे बसों की व्यवस्था, बसों की स्थितियां इतनी खराब है कि बसों की स्थितियों में पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि अगर आप बसों को देख रहे हैं। एक सेकंड रोकना चाहूंगा। आसीन से एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं, रामदेव जी। रामदेव जी, स्वागत है आपका। आपका कोई सवाल है, आप बताइए। जी, गुलाबपुरा में शहर में परिवहन विभाग की बसें बंद हो गई है, सारी बसें बंद हो गई है परिवहन विभाग की। जी, लेकिन सरकार ने कुछ बेहतर भी किया होगा। सरकार ने कोई बेहतर नहीं किया सर। पहले बसें चल रही थी उनको बंद कर दिया गया है और उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से हमने धरना प्रदर्शन भी किया, वो आपके चैनल ने भी दिखाया था। चले, शुक्रिया रामदेव जी, धन्यवाद आप हमारे साथ में जुड़े। रामलाल जी जवाब देंगे इस बात का। चले, ये हमारे साथ हमारे कॉलर थे और उनका साफ कहना था कि बसें नहीं बढ़ाने की बात यूनुस खान साहब दावा कर रहे हैं, लेकिन गुलाबपुरा जो इतना बड़ा कस्बा है वहां से बसें कम कर दी गई हैं। छोटे छोटे कस्बे जो जुड़े हुए थे वहां परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हरितवाल जी, रेगुलर रखिए। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बसों की खरीद नहीं हुई, खरीद हुई तो जो पुरानी बसें वो ठीक नहीं हुई और स्थिति ये आ गई है कि आप यहां नहीं गए, यहां से जयपुर से जो
वाटिका वगैरह जहां सांसद रहते हैं वगैरह या जयपुर के सांसद रहते हैं, वाटिका वगैरह के लिए, गौनेर के लिए, इन जगह की जो बसों की सुविधा है वो इतनी खराब कर दी गई है, इतनी खराब कर दी गई उनकी बसें ही नहीं है, इनके पास बसें जो खराब नहीं। आप रोज जयपुर में रहते हैं, आपको कोई इनको बस खड़ी मिलेगी। लॉन्ग रूट की बसें, प्राइवेट बस सर्विस अच्छी है, लोग प्राइवेट बस में जाना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें जरूरी जो अधिकार है, यादव साहब भी यहां विराज रहे हैं, कि जो यहाँ का कर्मचारी है वो भय में है कि कभी क्या कहते हैं इनको हटा दिया जाएगा, कभी इनको इतने साल बाद कुछ फायदा दिया जाएगा, इनको ये किया जाएगा। चलो मैं आऊंगा सर। और बात यह है कि बसों की व्यवस्था होनी चाहिए। बसों की व्यवस्था के बिना किसी प्रकार से भी राजस्थान का यातायात विभाग चल नहीं सकता। अच्छी बसें होनी चाहिए, पॉल्यूशन कम करने वाली बसें होनी चाहिए, इस बारे में ध्यान देना चाहिए। ये जब तक नहीं देंगे, कितना भी आप घोषणा पत्रों में लिख दीजिए, कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दीजिए, मैं समझता हूं कि जमीन पर वो चीज नहीं आ पाई। कुलवाल साहब, आपके पास में आऊंगा कि मैं ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था की बात की जा रही है, पूछना चाहूंगा कि रोडवेज की स्थिति और जो एक सुगम हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सहजता के साथ में किसी को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल रही है, कहां पाते हैं राजस्थान को? देखिए योगेंद्र जी, आज जो जयपुर में जिन बसों को खरीदा गया, वो 2 साल में उन बसों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जहां चाहे जहां रोड के बीच में खड़ी हो जाते हैं। और इतनी बड़ी बसें, मतलब शहर में इतनी बड़ी बसें लगा रखी है कि जिससे ट्रैफिक पूरा ढंग से प्रॉपर चल नहीं पा सकता। ये तो हम लोग शहर में देख रहे हैं जहां की हम लोग रहने वाले हैं। सवाल है कि जब शहर की स्थिति ऐसी है तो गांव की स्थिति तो और भी ज्यादा विकट होगी, क्योंकि वहां तो कोई देखने वाला नहीं है। सरकार खुद यहाँ बैठी है, उनके सामने ये स्थिति हो रही है और खुद यहाँ के लोग खुद बोलते हैं कि इन बसों की स्थिति ठीक नहीं है, अब नई बसें चेंज करेंगे। नई बसें चेंज करेंगे। 2 साल में कितनी बसें खराब हुई और कितनी बसें खरीदी, इसका क्या घाटा नफा जोड़ा क्या सरकार ने? ये तो कह देंगे हर बार नई बसें खरीदेंगे। एक बार रोकना चाहूंगा, कोटा से एक कॉलर राम गोपाल हमारे साथ में जुड़े हैं। जी राम गोपाल जी, अपना सवाल बताइए। हाँ जी सर, मैं यूं कह रहा हूँ कि जो मैं आपका ये डिबेट देख रहा हूँ और ये दावे कर रहे हैं परिवहन में रोड के दावे कर रहे हैं, तो ये रोड का आकर के कंडीशन तो देखे मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी। हाँ, सवाल ये है सर मेरा कि रोड की जो हालत है ना बिल्कुल खराब है। हेलो हेलो, कोटा से बोल रहे हैं? कोटा से। हेलो, ठीक है, आपके सवाल का जवाब रामलाल शर्मा साहब देंगे, सत्ता पक्ष के विधायक हमारे साथ में बैठे हुए हैं। नहीं तो यूनुस खान साहब तक जरूर आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे। मुश्किल की हालत हो जाए, ये हालत है रोड की। इनके पास बातें हैं, काम नहीं करते ये। चले मैं लौटूंगा आपके पास में। कुलवाल साहब अपनी बात पूरी करिए। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आपके पास डायरेक्ट लाइव में भी इस प्रकार की बात जनता आपसे कर रही है कि हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के मंत्री हमको बताएं कि इन्होंने क्या कार्य किया है। ये सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा बना के पेश करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये इस बात का जीता जागता रहना कि आपके पास डायरेक्ट लोग आपसे बात कर रहे हैं। सवाल है कि ये आज परिवहन की व्यवस्था जो जयपुर में ठीक नहीं है, तो राजस्थान से अभी रामदेव जी ने भी आपसे एक बात की थी कि निम्बाड़ा में बसें कम कर दी गई है, गुलाबपुरा में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सरकार, ये झूठे सरकारी आंकड़े जो पेश कर रही है, ये पेश न करके जनता के हित में किए कार्यों की बात करें। चलिए वापस लौटूंगा। एमएल यादव साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मंत्री जी ने एक दावा किया है कि रोडवेज की कोई परिसंपत्तियां नहीं बेची जा रही हैं। दूसरा, अनुबंधित जो बसें लगाने की बात कह रहे हैं वो ₹7.32, और आप लोगों का जो अभी रोडवेज की कॉस्ट जो आ रही है पर किलोमीटर ₹32 आ रही है। देखिए, आपने 2 सवाल मुझसे पूछे हैं। तो एक तो सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, परिसंपत्ति नहीं बेची जाएगी, ये बात बिल्कुल सफेद झूठ है। मंत्री जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करी 5-6 दिन पहले। मैं माफी चाहूंगा यादव साहब, 1 मिनट के लिए मैं आपको आसीन से मंजूर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी मंजूर साहब बताइए, अपना सवाल बताइए। सर मैं बताना चाहूँ, विगत 4 वर्षों से जो राज्य सरकार दावे कर रही है परिवहन को लेकर, लेकिन इस आसीन कस्बे में जो विधायक के 3 कार्यकाल निकल चुके हैं, लेकिन आसिंद में अभी तक रोडवेज बसों का संचालन नहीं हुआ है। कई बार गांव वालों ने इसके लिए जन आंदोलन किया, लेकिन विधायक ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। न ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोडवेज की सुविधा है। इनसे ये जानना चाहूंगा। चलिए
शुक्रिया आपका। जी यादव साहब रेगुलर। जी मैं स्पष्ट कर रहा था कि मंत्री जी ने अभी 4-5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि रोडवेज की कोई संपत्ति नहीं बेची जाएगी, और उसके बाद परसों दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया कि हम परिसंपत्ति बेच रहे हैं। तो 2 ही दिन में मंत्री जी बदल गए। मैं आपको स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल सफेद झूठ है मंत्री जी की तरफ से कहना कोई परिसंपत्ति नहीं बेची जाएगी, और अब तो चलो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कितनी संपत्ति बेची जा रही है। जयपुर में चोमू हाउस एरिया के अंदर जयपुर डिपो, वैशाली नगर डिपो और टायर प्लांट, ये 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। इन 3 अलग अलग यूनिट्स की 19,390 वर्ग मीटर जमीन को इन्होंने 3 चरणों में बेचने का तय किया, जिसमें एक चरण की नीलामी तो आज थी। अब मेरी सूचना के हिसाब से उस नीलामी के अंदर कोई बोली लगाने वाला आया नहीं। अगर ये सही है तो कोई आया नहीं, बाद में आ गया हो तो मैं कह नहीं सकता, पर पहली नीलामी तो आज थी तारीख। दूसरे चरण की नीलामी इन्होंने रखी हुई है 13 दिसंबर को, और तीसरे चरण की नीलामी रखी हुई है इन्होंने 20 दिसंबर को। इस संपत्ति को, ये प्राइम लोकेशन की जमीन है, इस जमीन को क्यों बेच रहे हैं? कोई जमीन को बेचने की जरूरत नहीं थी। और मैं आपसे सीधी सादी भाषा में कहूं कि साहब कहीं घर में घाटा हो या नुकसान हो रहा हो तो घर के बर्तन भांडे बेच के या सामान बेच करके घर चलाया जाएगा क्या? अगर इस नीति पर चलेगा कोई घर चलाने वाला तो आज एक चीज बेच दो, कल दूसरी बेच देंगे, परसों तीसरी बेच देंगे, तो कब तो कहीं जाकर के एंड होगा क्या इसका? लेकिन वो घर को बेच करके किराए के मकान में जाने का प्लान बन रहा है। ना किराए के मकान में जाने का भी बात नहीं है। हमें तो ये लग रहा है 4 साल का जो हम देख रहे हैं लगातार इस सरकार के यादव साहब, एक बाड़मेर से सज्जन हमारे साथ कर देने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बाड़मेर से एक और सज्जन हमारे साथ देवराज जुड़े हैं। जी देवराज जी, आपका सवाल फरमाइए आप। सबसे पहले योगेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने जनता की बात सीधे तौर पर मंत्री तक पहुंचा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है, बाड़मेर जिले में करीब 32 लोक परिवहन की बसें जो बिना परमिट के परमिट दी गई हैं, उसमें से करीब 2 गुनी बसें हैं जो बिना परमिशन के चल रही है। इससे करीब 35 लाख रुपए का टैक्स अब तक परिवहन विभाग को जमा नहीं हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, निशान भी है। और मेरा आपसे ये निवेदन है कि यह बात आप आगे पहुंचाइए। यहाँ पे अवैध रूप से जो बसें चल रही है, इससे राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे 35 लाख रुपए की राशि अब तक टैक्स के रूप में जमा नहीं करवाई गई है। और यहाँ से करीब 6 बसें को चालान काटे थे, और ये तानाशाही देखी जा सकती है कि उनका चालान तक नहीं जमा हुआ है। ये परिवहन विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही मान सकते हैं। चलिए, बिल्कुल आपकी बात को रामलाल जी ने सुना है अभी। जी यादव साहब, तो मैं आपसे जमीन के बारे में कह रहा था कि संपत्ति बेचना कोई उचित काम नहीं है। ये इस रोडवेज को धीरे धीरे बंद करने की दिशा के अंदर ले जाने की बात हो रही है, शने करके। और जहां तक आपने दूसरा सवाल मुझसे पूछा अनुबंधित बसों के बारे में कि सब वो अनुबंधित, हमारी बसों का खर्चा ज्यादा आता है, अनुबंधित बसें इसलिए रखी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बयान बिल्कुल टोटली गलत है। देखिए, पहली बात तो एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है ये रोडवेज अच्छी सेवाएं दे रही थी जनता को, यहां अनुबंधित बसें लगाने की कहां जरूरत थी? 2016 के अंदर मंत्री जी ने हमारे साथ में वायदा किया, हमने कहा 1000 रोडवेज को नई बसें दीजिए। 1500 बसों की जरूरत थी, तो हमने कहा सरकार 1000 नई बसें दे दे, पूरी 1500 नहीं देती है तो टुकड़ों टुकड़ों में दे दे, 2 बार में कर दे। मंत्री जी ने हमसे वायदा किया, हाँ हम 1000 नई बसें रोडवेज को देंगे। आगे चल के क्या किया, उस बात से बदल गए, केवल 500 नई बसें दी गई 4 साल के अंदर, और जितनी उसकी जगह भरने के लिए क्या किया, प्राइवेट बसें अनुबंध ले लो। तो प्राइवेट वालों को पनपाने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्राइवेट मोटर मालिश की बसों को यहां अनुबंध के ऊपर लिया गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। चलिए रामलाल जी, आपने सबको सुना, शिकायतें ज्यादा हैं, उपलब्धियां कम हैं, कॉलर्स की भी बात यही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे हैं मंत्री जी के दावे जो आपके गले उतर रहे हैं कि बिल्कुल हम ताल ठोक के कह सकते हैं कि देखिए प्रतिपक्ष का काम है, वो आरोप लगा सकते हैं, हो सकता है हर आदमी को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ ऐसे दावे जो सही मायने में और आईने में दिखाई देते हो? देखिए योगेंद्र जी, मैं इस अवसर के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा। विपक्ष का कहना तो बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि उनका धर्म है कि सरकार की आलोचना करे, कार्य की आलोचना करे, लेकिन जिन परिस्थितियों के अंदर विगत 4 साल पहले ये छोड़कर गए थे इस विभाग को, मैं इतना कह सकता हूं कि पिछले 4 साल के अंदर इस विभाग के अंदर सुधार करने के प्रयास किए गए। मैं इस चीज को तो स्वीकार करता हूं कि कभी भी जैसे प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ेगी, आवश्यकताएं बढ़ेगी, संसाधनों की आवश्यकताएं बढ़ेगी, उन सारी समस्याओं का समाधान एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 4 साल के अंदर नई बसें खरीदने का काम भी किया गया।
हमारे इतनी पर्याप्त बसें नहीं है कि सारे रूटों के ऊपर वो चल सके, इसलिए अनुबंध की आवश्यकता भी पड़ती है। अनुबंध भी पहले भी होता था, अभी भी हुआ है, आगे भी होगा। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सरकारी तंत्र के आधार के ऊपर ही हम सारे जनता को सुविधाएं उपलब्ध करा दे, ये संभव नहीं है। लेकिन पिछले 4 सालों के अंदर क्या बेहतरीन हो सकता है रोडवेज के लिए, जैसे मंत्री जी ने कहा कि ये हमारा गौरव है, इसको कभी भी जो तरह तरह के बयान अखबारों के अंदर आते हैं, लोग ये सोचते हैं, आशंका जारी करते हैं कि रोडवेज को बंद करने की योजना तो नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक वक्तव्य दिया था कि कभी भी राजस्थान रोडवेज को नुकसान नहीं होगा, न इसको बेचा जाएगा, न इसको बंद किया जाएगा। और अभी मंत्री जी ने कहा कि ये हमारा गौरव है राजस्थान रोडवेज। और ग्रामीण क्षेत्र की सेवाएं जिस तरीके से आज मैं ये कह सकता हूं कि जो ग्रामीण शहरी जो बसें थी वो आज गांव में चलना शुरू हो गई। वो बात ठीक है कि वो अनुबंध के ऊपर चल रही है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो दुर्घटनाएं होती थी, जिस तरह के छोटे व्हीकल को लोग काम में लेते थे, उनकी जगह एक मीडियम साइड के व्हीकल ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतों को जोड़ते हुए चलना शुरू हुए और उसे एक यातायात को सुगमता प्रदान करने का काम हुआ है। आज भी राजस्थान के अंदर राजस्थान रोड की सेवाओं को अन्य स्टेटों के माध्यम से बेहतरीन सेवाएं मानी जाती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिन रूटों के ऊपर बिल्कुल भी आमदनी नहीं थी, बिल्कुल घाटे के रूट थे, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान था, उन रूटों को चिन्हित करके उनके अंदर अनुबंधित बसों को चलाने का काम जरूर किया है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि 4 साल के अंदर राजस्थान रोडवेज के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से दुर्घटनाओं के अंदर भी कमी आई है और बेहतरीन सेवा देने का काम सरकार ने किया है। जी रामलाल जी, एक बड़ी चिंता का विषय है जो बाड़मेर से फोन किया उन्होंने कि यहाँ पे परमिट कुछ इस तरह के जो बसें चलाते हैं ट्रांसपोर्टर्स, वो 20 बसें चला रहे हैं, 6 के उनके पास में परमिशन है, बाकी दुफल में चल रही हैं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ऐसी वास्तव में है तो मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर विषय है ये। देखिए, ये वहां के स्थानीय डीटीओ का काम है कि वो उनके परमिट चेक करे। समय समय के ऊपर जो फ्लाइंग होती है वो भी उनके परमिट चेक करती है, उनके चालान भी काटने का काम करती है। और यदि इस प्रकार का कोई काम है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए अगर परमिट कम ले रखे हैं और बसें ज्यादा चला रहे हैं। चलो, एक छोटा सा सवाल है, समय का भाव, लेकिन मैं पर्टिकुलर रोडवेज के मुद्दे को लेकर के जानना चाहूंगा आपसे भी और हरिद्वाल जी से भी और एमएल यादव साहब से भी, जो जनता भी सुनना चाहती है। रोडवेज बंद नहीं होगी, यूनुस खान साहब का दावा है। 45 करोड़ रुपए महीने के रोडवेज को घाटा पाटने के लिए दिया जा रहा है, परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं। आखिर ये सब कब होगा? अगर 45 करोड़ रुपए भी अगर रोडवेज को दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे प्लान में से कटौती करके वो रोडवेज को दिया जा रहा है, यानी कि हम उधार लेकर के और घी पिए जा रहे हैं। तो कहीं तो कोई सोल्यूशन होगा। अगर रोडवेज के कर्मचारी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम घाटे से बाहर निकालना चाहते, लेकिन हमारी नीतियों को लागू तो करिए, तो उसे दूर करना चाहिए। मुझे लगता है कि तो प्रदेश का बहुत बड़ा घाटा है। हरिद्वाल साहब, आपका वक्त हो चाहे इनका वक्त हो, घाटा रोडवेज का कभी कम नहीं हुआ, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता ही चला गया ये। तो कभी पॉलिटिकल पार्टी जिस पर विचार करती है कि मेहनत का, कड़ी कमाई का पैसा, टैक्स पेयर्स का जो है, वो हम घाटे को पाटने के लिए देते रहेंगे। मेरा इसके अंदर मानना यह है, हमारे भाई एमएलए साहब ने भी कहा कि भाई जिन जगह पे हमारे को प्रॉफिट नहीं हो रहा था उन जगह हमने बसें हटा के अनुबंधित दे दी। इसमें 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है ये कभी फायदे को ध्यान में रख के नहीं की जाती। ये जनता को मूलभूत सुविधा है जो कि सरकार की तरफ से देनी चाहिए, उसमें फायदा लॉस नहीं होना चाहिए, जनता को अच्छी सुविधा मिले। अब आप मुझे मैं रामलाल जी से पूछना चाहता हूं, जिसमें रोडवेज को तो हो रहा घाटा और प्राइवेट को हो रहा फायदा, ये क्यों किया जा रहा है? ये क्या मैकेनिज्म है? किस मैकेनिज्म को यूज में किया जा रहा है? बहुत गलत बात है। और जैसा यादव साहब ने कहा, 2 दिन पहले मंत्री कुछ कहते हैं, 2 दिन बाद कुछ मंत्री कहते हैं। अविश्वास की भावना पब्लिक में बहुत ज्यादा है। पब्लिक ये मान के चल रही है। चलिए, ये माना जा सकता है कि रोडवेज का घाटा अगर चलता रहे तो चलने दिया जाना चाहिए, लेकिन रोडवेज देखिए जी, उसमें सुधार की भी तो कोई रास्ता होगा कि हम घाटे से बाहर कैसे आ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, देश विदेश कहीं भी जहां पब्लिक को इधर से उधर लाने की व्यवस्था में अगर कुछ घाटा भी होता है तो उसको कम किया जाना चाहिए। यह नहीं कि उनकी सुविधा बंद करके और प्राइवेट बसों को दिया जाए। प्राइवेट बस वाले और प्राइवेट टेम्पो वाले 5 की जगह पे 25 बैठाते हैं, 20 की जगह 65 बैठाते हैं। फिर हद होगा कि एक 20 सीटर बस के अंदर 65 आदमी गिरे, उसमें इतने आदमी मरे। ये व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिए। सरकार को कर्मचारी से मिलकर, कर्मचारी से बात करके व्यवस्था ऐसी। चलिए, भीलवाड़ा से गिरधारी जी समय कम, अपना सवाल बताइए आप। भीलवाड़ा से गिरधारी जी हमारे साथ है।
जी गिरधारी जी, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क होगा जब हम वापस उनको जोड़ेंगे। यादव साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि बड़ा चिंता का विषय है, कभी आप लोग इस बात को लेकर के मंथन करते हैं? हो सकता करते हो, लेकिन पब्लिक जानना चाहती है कि घाटे से बाहर लाने के लिए क्या सुझाव है आप लोगों के, इससे कैसे बाहर लाया जा सकता है? कभी अधिकारियों, मंत्रियों, इनके साथ कभी कोई चर्चा हुई है आप लोगों की, इस तरह से हम घाटे से बाहर ला सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि रोडवेज उद्योग एक वैसा उद्योग नहीं है जो मुनाफा कमाने के लिए स्थापित किया गया हो। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950, जिसके तहत इस कॉरपोरेशन का गठन हुआ है, वो ये कहता है कि जनता को बेहतर सुविधा दी जाए, जनता को सस्ती सुविधा दी जाए, ज्यादा अच्छी कनेक्टेड सुविधाएं दी जाए। उसको करने की दृष्टि से ये सारे कॉरपोरेशंस का पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर इनका गठन हुआ है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं समाज के जहां आप फायदे की बात नहीं सोच सकते। परिवहन है, कम करने के लिए तो मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। पहले मैं आपको स्पष्ट तो करूं, पर पर्सपेक्टिव क्या है? समय हमारे पास में बहुत कम है। ट्रांसपोर्ट का पर्सपेक्टिव मुनाफा नहीं है। रही सवाल यह कि घाटा अनावश्यक बढ़ना भी नहीं चाहिए, तो परिवहन के क्षेत्र में घाटा तो होगा। जितने पूंजीवादी देश हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वहां भी ट्रांसपोर्ट घाटे में चलती है और उसको सब्सिडाइज करती है वहां की गवर्नमेंट। यहां तो वेलफेयर गवर्नमेंट है, ये अपने आप को कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट भी नहीं कह सकते, तो इनकी तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वेलफेयर गवर्नमेंट होने के नाते कि यहां इसको चलाने के लिए सब्सिडाइज करें। अब रही घाटे की बात, मैं उस पर आ रहा हूं। घाटा बढ़े नहीं, कम करें। कम करने के लिए नीति होनी चाहिए, तो सरकार की नीति तो घाटा बढ़ाने की है, और हमसे अपेक्षा करें घाटा कम करो, हम कैसे कर सकते हैं? अब आप मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे, नीति क्या है तो भी मुझे समझाना तो पड़ेगा, जनता तो तभी समझेगी। बहुत कम है, समय बहुत कम है, हमारे पास 1 मिनट शेष है, जिसमें से जवाब भी लेना है माननीय विधायक जी से। जी, आप तो वो सुझाव दे दीजिए कि हमने सरकार को सुझाव दिए। इस 4 साल के अंदर रोडवेज को घाटा कम करने के हमारी तरफ से लगातार सुझाव दिए गए, किंतु सरकार ने उन सुझावों को माना नहीं, घाटे को बढ़ाने के काम किए। राजस्थान रोडवेज के जो रूट थे उनको डीनेशनलाइज करके और उनको 1500 प्राइवेट बसों को राजस्थान लोक सेवा परिवहन के नाम से परमिट दे दिए। वो बसें रोडवेज के बस स्टैंडों के आसपास से चलती हैं, अवैध रूप से चल रही हैं, तो हमारी सवारियों को उठा रही है वो, तो हमारा घाटा तो लगातार बढ़ेगा, घाटा कम कैसे होगा? तो घाटा बढ़ाने के लिए जिम्मेदार तो सरकार की नीतियां हैं। जवाब चाहूंगा रामलाल जी, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा कि चर्चा ही निकल करके आ रही है कि घाटे में तो जाएगा रोडवेज, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आप जिम्मेदारी से कैसे बच रहे हैं? योगेंद्र जी, मैं इस अवसर के ऊपर एक बात कहूंगा। राजस्थान का घाटा ये वर्तमान 4 सालों का घाटा नहीं है, पूर्ववर्त के अंदर भी ये घाटा चला रहा है, लेकिन इस घाटे की पूर्ति 2 तरीके से की जा सकती है। या तो राज्य सरकार अनुदान दे और उसी घाटे की पूर्ति की जाए, या कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसके घाटे की पूर्ति की जा सके। आपने देखा होगा कि आए दिन जो इनके कर्मचारी है यूनियन के, उनके द्वारा भी मांग रखी जाती है कि हमारे 4-4, 5-5 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक हमारे का पेंशन का पैसा नहीं मिला, हमारी सेवानिवृत्ति का पैसा भी हमारे को नहीं मिला, और कई ऐसे कर्मचारी भी हैं कि जिनके आगे पीछे और कोई आय का सोर्स नहीं था और उसकी वजह से अब तक उनको भुगतान नहीं हुआ। तो आप उन कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए सरकार को कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे ताकि उनको पैसा समय पे मिल सके। अब रही बात आज सुधार की आवश्यकता की, अब एक जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, सड़कों भी नई बन रही है, नए रूटों के ऊपर डिमांड बढ़ रही है, अगर उनकी पूर्ति वर्तमान की जो संसाधन है उनके आधार पर नहीं की जा सकती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेना पड़ेगा। बिना प्राइवेट सेक्टर के हम उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि राजस्थान रोडवेज अन्य स्टेटों की अगर सेवाएं देगी उनसे बेहतरीन सेवाएं दे रही है, और ये हम सबका गौरव का विषय है कि राजस्थान रोडवेज, मैं तो विशेष तौर पे कह सकता हूं योगेंद्र जी, क्योंकि मेरे फादर राजस्थान रोडवेज में सर्विस करते थे, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके, इसलिए मेरा तो राजस्थान रोडवेज से एक भावनात्मक लगाव भी है, और इसके लिए मैं जितना प्रयास कर सकता हूं उतना बेहतरीन प्रयास में करूंगा योगेंद्र जी। चले, मैं रोडवेज बहुत बड़ा एक विषय है, रोडवेज के साथ परिवहन भी है, जिसमें आरटीओ ऑफिस और जिनके लिए जाना जाता है, कई बार करप्शन के चार्जेस भी लगते हैं, लेकिन समय कम है, हम मूल मुद्दे जो हैं उनको छूने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे सड़कों की व्यवस्था पर। राजस्थान में करीब 2.25 लाख किलोमीटर सड़कें हैं, और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने दूसरे कार्यकाल का जब पहला बजट पेश किया था तो कहा था उस वक्त कि सड़कें किसी भी प्रदेश का या देश का चेहरा होता है, उसकी एक विश्वास जीतने की बात होती है। सबसे पहले लोग सड़कों पे चलते हैं और वो देखते हैं कि सड़कें सुंदर हैं तो प्रदेश तरक्की के राह पर है। लेकिन हम देखना चाहेंगे कि वास्तव में सड़कों की स्थिति क्या है,
कुछ लोग भी जुड़ेंगे, मंत्री जी का दावा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। बॉलीवुड का जगमगाता संसार, नई फिल्मों के रिव्यूज, जानिए पब्लिक व्यूज, माया नगरी की हर गॉसिप, बात होगी स्टार्स के ब्रेकअप्स और नए लिंकअप्स की, फिल्मी सितारों की हर बात जानिए हमारे साथ। देखिए बॉलीवुड एक्सप्रेस। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। मैं वसुंधरा राजे ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद सड़क और परिवहन पे। आपने देखा, पहले परिवहन पे हमने बात की, अब बात करेंगे सड़कों की। जैसे मैंने पहले ब्रेक से पहले कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब पहला बजट अपना पेश कर रही थी दूसरे कार्यकाल का, तब उन्होंने कहा था कि सड़कें किसी भी प्रदेश की पहचान है, उसके विकास का आईना है। तो हम राजस्थान की सड़कों की स्थिति पे बात करेंगे, मंत्री जी क्या दावा कर रहे हैं, और उसके बाद आम पब्लिक, हम पूरी पब्लिक को नहीं दिखा सकते लेकिन कुछ सैंपल हम लोगों ने लिए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग अपनी बात बता रहे हैं कि सड़कों की स्थिति क्या है। आप जरा सुनिए मंत्री जी का दावा और उसकी हकीकत आम जन के मुंह से। स्वराज संकल्प में जो हमने वादे किए उनको हमने 80% से ज्यादा अब तक उन वादों को पूरा करने का काम किया है। प्रतिदिन हमने 15 किलोमीटर नई सड़कों को बनाने का काम किया है। 4 ऐसे गांव जो अनकनेक्टेड थे, किसी भी तरीके से कनेक्शन नहीं था, उनको जोड़ने का काम किया है। उसके साथ साथ 12 किलोमीटर सड़कें जो बनी हुई थी उनका नवीनीकरण का काम किया। फ्लैगशिप योजना थी 9854 ग्राम पंचायतों में हम 1 किलोमीटर लंबी और 3.75 मीटर चौड़ी और 6 इंच मोटी सीसी रोड नाली सहित बनाएंगे। उसमें हमारे पहला दूसरा चरण कंप्लीट हो गया, तीसरा चरण हम कर रहे हैं। तो लगभग 6,500 ग्राम पंचायतों के करीब हम अब तक टच किए हमने। 37,000 राजस्व गांवों को सड़क चाहे नवीनीकरण हो, चाहे नई बनी हो, चाहे चौड़ाईकरण हो या सुदृढ़ीकरण हो, इतने गांवों को हमने 37,000 गांवों को टच करने का काम किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में हम 7,312 किलोमीटर पे थे। अभी सैद्धांतिक रूप से स्वीकृतियां हमारे पास में लगभग 13,300 किलोमीटर के करीब हो गई आज के दिन। तो ये दुगुना काम होना, हर चीज में दुगुना कार्य होना, ये हमारी बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। जो माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमने विकास किया है वो हम जनता के सामने है और उसी को बताएंगे। जो मतलब राजस्थान एक पिछड़ा हुआ राज्य कहलाता था, बीमारू प्रदेश जब 2003 में हम आए तो स्थिति ठीक नहीं थी, उन सब चीजों से राज्य को निकाल करके विकास की पट्टी पर लाना और इसी को मुद्दा बना करके जनता के बीच में हम जाएंगे। डीडोना में जो सड़कें बनी हैं वो डिवाइडर समेत बहुत बढ़िया सड़कें बनी हैं। चारों ओर डीडोना के चारों ओर रिंग रोड वगैरह बनी है।
2 आरओबी बने हैं, आरओबी बहुत शानदार बने हैं। माननीय मंत्री जी ने जीर्ण में सड़कों की कोई कमी नहीं देखी है। एक साल में 100 से अधिक पोस्टमार्टम किए जाते हैं, जिनमें 80% एक्सीडेंटल डेथ्स होती है, तो 20% अन्य बीमारियों से मृत्यु होने के आंकड़े हैं। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, वाहन चलाते हुए काफी परेशानी होती है, आए दिन एक्सीडेंट होती रहती है और हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि धौलपुर की सड़कों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। हमारी जो रोड हैं बिल्कुल अभी तक बेकार पड़े हुए हैं, खड्डे हो रहे हैं, कोई स्थिति किसी प्रकार की कोई ठीक नहीं है। केवल उनके पास केवल बातें हैं, विकास के नाम से कोई विकास नहीं हो रहा। हमारे डीडवाना क्षेत्र में श्रीमान मंत्री जी ने अच्छा काम किया। 4 साल में चारों तरफ सड़कों का जाल अच्छा बिछा दिया है और चारों तरफ बहुत डीडवाना सेवंडी है अच्छी सड़कें निकाली है। चारों तरफ सड़कों का अच्छा किया है साहब। सरकार का सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी कोई ध्यान नहीं है। आज जिले में कहीं भी आप चले जाइए, आपको कहीं कोई सड़क आपको बढ़िया कंडीशन की नहीं मिलेगी। तो आपने सुना मंत्री जी का दावा, लेकिन रोचक बात यह है कि अलग अलग जगह से जो लोग बोल रहे हैं उनके यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, करौली हो चाहे धौलपुर हो, लेकिन डीडवाना की सड़कें चकाचक है। मंत्री जी ने जम के काम किया है। लोग कह रहे हैं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। आखिर डीडवाना यूनुस खान साहब का विधानसभा क्षेत्र जो ठहरा। रामलाल जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि लोग कह रहे हैं कि गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। दावा अपने मंत्री जी जो है वो दावा कर रहे हैं कि 12 किलोमीटर प्रतिदिन हम नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल सड़कों का कर रहे हैं और 15 किलोमीटर सड़कें एवरी डे हम बना रहे हैं। फिर एक गड्ढों का क्या होगा? गड्ढों में सड़क, सड़कों में गड्ढे, ये बड़ी अजीब बात है, दावे और हकीकत में। देखिए, माननीय मंत्री महोदय ने जो दावे किए हैं वो 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रिन्यूअल का काम और 15 किलोमीटर नवीनीकरण जो नवीन सड़कें जो बनी है उनकी बात कही है। साथ में इसके लगभग 6,500 ग्राम पंचायतों के अंदर गौरवपथों से जोड़ने का काम भी पिछले 4 सालों के अंदर किया गया है। शेष जो 3,000 से अधिक ग्राम पंचायतें उनको जोड़ने का काम भी इसी वर्ष 2018 के अंदर पूरा होगा। जो लोग कह रहे हैं साहब अभी भी हमारी सड़कें टूटी हुई है, तो मंत्री जी ने ये तो कहा नहीं कि सारी की सारी सड़कों की रिन्यूअल हमने कर दी। हो सकता है जो आपको कह रहा है उसकी एक सड़क बाकी होगी, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 4 सालों के अंदर यदि आंकड़े अगर हम उठा के देखें तो राजस्थान के अंदर 10,500 से अधिक मौत सड़क दुर्घटनाओं के अंदर होती है। लेकिन जो पिछले 4 सालों में काम हुआ है उन कामों से दुर्घटनाओं के अंदर कमी भी आई है। जन जागृति के अभियान भी चलाए गए, स्कूलों के माध्यम से भी चलाए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से भी चलाया गया, कई पत्र पत्रिकाओं के सहयोग लेके भी अभियान चलाए गए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो मिसिंग सड़कें हैं, लगभग 50 किलोमीटर सड़कें पिछले 4 साल के अंदर बनी है। मेरे यहाँ 37 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें 35 ग्राम पंचायतों में गौरवपथ का काम पूरा हो चुका है। जेडीए के द्वारा भी लगभग 100-125 किलोमीटर की सड़कें बनी है और जो कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा भी जो सड़कें बनाई जाती है ग्रामीण गौरवपथ के नाम से, किसान गौरवपथ के नाम से, तो लगभग 80 किलोमीटर मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर वो सड़कें भी बनी है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी भी आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और बेहतरीन काम करने की। लेकिन पिछले 4 सालों के अंदर जितने काम हुए हैं, अगर विगत सरकार अपने कार्यकाल के अंदर इन सड़कों का अगर ध्यान रखती, रखरखाव का ध्यान रखती, नवीन सड़कें बनाने का काम करती, तो मेरे ख्याल से आज जो लोग कह रहे हैं कि मेरे गांव की सड़क अभी तक भी नहीं बनी, तो मेरे ख्याल से वो कहने की स्थिति नहीं आती। पिछले 5 सालों की अगर स्थिति देखें तो मेरे ख्याल से प्रतिदिन 2 किलोमीटर सड़क भी इनके कार्यकाल के अंदर नहीं बनी। अगर उस कार्यकाल के दौरान अगर सड़कें बन जाती तो मेरे ख्याल से आज राजस्थान के अंदर सड़कों के तंत्र की कोई मांग नहीं आती। चले, कुछ कॉलर हमारे साथ में जुड़े थे जिन्होंने दोपहर में ही हमारे कुछ क्वेश्चंस लिखवाए हैं। 7 लोग जिनको टोल नाकों को लेकर के बताया थे, जिसमें से मैं कुछ नाम बताना चाहूं। चौपासनी जोधपुर से राम सिंह का फोन था, वो अलवर राजगढ़ से राजू सैनी थे, भिवाड़ी से शकुंतला थी और कोटा दादाबाड़ी से विशाल थे और कुछ लोग और थे। मैं उन लोगों का यह कहना था कि जब आपकी डिबेट हो तो उस वक्त हमारा यह सवाल जरूर ले कि टोल नाकों का जो कॉकस बना हुआ है, क्या वास्तव में सरकार उसे तोड़ने की कोई जहमत उठा पाएगी। एक ही सवाल था कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल जहां पूरा हो चुका, उनका खर्चा निकल चुका,
सड़कें भी टूटी हुई है, गड्ढे भर नहीं रही हैं। कई जगह तो एक सज्जन थे ब्यावर से उनका फोन था, मैं नाम भूल रहा हूं उनका तो साफ कहना था कि सड़कें बनी नहीं है, उससे पहले टोल वसूलना शुरू हो चुका है। रामलाल जी, मुझे लगता है ये सामना आपको भी कई जगह करना पड़ता होगा। और ये बात ये नहीं है कि वर्तमान सरकार की या आपकी सरकार के वक्त ही टोल नाके खुल गए होंगे, आपके पास भी कई बार इस तरह की शिकायतें आती होंगी कि मैं कहूं इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगी कि माफियाज पनपने लग गए हैं टोल नाकों की आड़ में। इसे कैसे दूर करेंगे? देखिए योगेंद्र जी, यदि बेहतरीन सुविधा यदि हम चाहते हैं, सड़कों के अंदर सुगमता के साथ हमारे यातायात की सुविधा बनी रहे, अगर वो हम चाहते हैं तो इस पीपीपी मोड के ऊपर आना ही पड़ेगा। पिछले 4 सालों के अंदर भी कुछ सड़कें पीपीपी मॉडल के ऊपर भी बनी है जहां टोल के माध्यम से उनकी वसूली होगी। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। एग्जैक्टली रामलाल जी, यही बात हम लोगों ने कही थी कि मंत्री जी का ये दावा है, हमने उनको बताया भी, लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ सड़कें ऐसी तो होंगी जो पूरी होती होंगी, या फिर आप पैसा लीजिए लेकिन कम से कम कंप्लीट तो करिए, उसकी देखभाल तो करिए। मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर ऐसी कोई सड़क नहीं है योगेंद्र जी कि जो अधूरी और अधूरी होते हुए भी उसके ऊपर टोल लागू कर दिए हो। पीपीपी मोड के ऊपर मेरी विधानसभा में भी चंदवाजी से चौमू तक की जो एक सड़क बनी है, लगभग 15-16 किलोमीटर की लंबी सड़क बनी है, अभी वो कार्य प्रगति पे, मतलब 95% काम पूरा हो चुका है उसका, लेकिन उसके बावजूद भी अभी टोल की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ 3 गेस्ट बैठे हुए, हालांकि जो ब्यावर और भीम से जो हमारे कॉलर थे उनका साफ कहना है कि जो आपके साथ में जुड़े उनको बताइएगा कि 4 भुजा के पास में भीम 4 भुजा वाला जो रोड, माफ करिएगा, जो गोमती चौराहे वाला रोड है, सड़क ही नहीं बनी है, उसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन टोल देते हुए कि 1.5 साल हो चुका हम लोगों को यहाँ पे। ये पोजीशन है। मुझे लगता है कि अगर जनता वहां से कह रही है तो बड़ा गंभीर विषय होगा। नहीं योगेंद्र जी, अगर इस तरीके से जो निर्धारित, उनका ये कहना है कि पिछले दिनों जब गुलाबचंद कटारिया साहब आए थे तब भी हम लोगों ने उनको कहा था, उनके क्षेत्रीय विधायक मिस्टर रावत हैं, शायद हरि सिंह रावत जी, उनके लिए भी उन्होंने जिक्र किया कि उनको भी हमने बताया कि ये स्थिति है साहब, कम से कम जब तक सड़क नहीं बने तब तक तो आप माफ करिएगा। मैं आपसे जवाब एक साथ ही लूंगा, मैं 3 लोग हमारे साथ में और जुड़े हुए हैं। हरिद्वार साहब, सड़कों की स्थिति को लेकर के देखिए, डेवलपमेंट तो हुआ होगा और ये बात सही है कि विकास का मॉडल पीपीपी मोड पे जाता जा रहा है, और अगर सड़कें भी उसी स्थिति में हैं, हमें अगर चलने के लिए बेहतर सड़कें चाहिए तो पैसा देना होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बेहतर सड़क चाहिए तो अगर कुछ उसका अंश हमको देना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन स्थिति यह है, जैसा कि आपने बताया गोमती चौराहे की वाली बात, तो मैं कह रहा हूं रामलाल जी को यह कहना चाहिए था कि इस बारे में हम मंत्री से बात करेंगे और देखेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी बात है तो अगर कोई व्यक्ति एक राजस्थान का कोई छोटा सा आदमी जो एक साधारण नागरिक राजस्थान में वो कोई शिकायत करता है, उसको सरकार को सीरियस लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितनी भी टोल की रोड्स हैं, उनकी जो साइड में जो पुल बने हुए हैं, उनकी जो साइड की रोड्स हैं वो बिल्कुल बुरी हालत में है। बुरी हालत में इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो भी पब्लिक के लोग हैं उनको पुल के ऊपर से आना पड़ता है, साइड रोड काम में नहीं ले रहे, इससे ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो टोल वसूल कर रहे हैं वो रिपेयर पूरी प्रॉपर नहीं कर पा रहे। 20-20 साल हो गए टोल, 10-10 साल, 15-15 साल हो गए टोल वसूल करते हुए, अभी तक टोल पूरे नहीं हुए उनके। तो इसके बारे में गंभीरता से, चाहे कांग्रेस की हो सरकार या बीजेपी की सरकार हो, उनको गंभीरता से सोचना चाहिए। और आपके मैं कथन को बिल्कुल सही मानता हूं कि इसके अंदर किसी किसी लेवल पे ये टोल माफिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। वो बड़े लोगों को एडजस्ट करता है कैसे भी हो, और स्पेशली जब इतनी गंभीर शिकायत है कि जिसकी रोड नहीं बनी उसका भी ले रहे हैं और उस पर भी तो कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, तो बड़े दुख की बात है। और रही बात यह, मैं रामलाल जी से कहूंगा कि रोडवेज की व्यवस्था सब ठीक करी जाए, लेकिन पिछले 70 साल में अब तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम अपनी रोडवेज की संपत्तियां बेचकर, आपके साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं नागौर से, हनीफ साहब हैं, वो एक सवाल कर रहे हैं। जी हनीफ साहब, अपना सवाल बताइए। चलो डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ में, जब जुड़ेंगे हम वापस उनका सवाल लेंगे। जी, तो जो सवाल इस बात का है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भाई जो रोड पे काम हो रहा है, अगर वो रोड उसके पैसे कंप्लीट हो चाहिए तो उसको दूसरे को तो मेंटेनेंस के लिए वही टोल चल रहा है, मेंटेनेंस का भी रोड टैक्स वही और रोड बनाने का टैक्स वही। पब्लिक का शोषण हो रहा है, पब्लिक का पैसा पब्लिक के काम आना चाहिए। आप यहां से दिल्ली रोड देख लो, यहां से अलवर रोड देख लो, कुछ जगह तो इतने बड़े गड्ढे पूछो मत। यहां तक कि झालावाड़, अभी हमने पदयात्रा की थी, 12 से झालावाड़ जाने के रास्ते में झालावाड़ के बीच की 3-4 किलोमीटर रास्ता इतना ज्यादा खराब है कि पूछो मत। तो मुख्यमंत्री का राज है, तो रोडों के लिए कहना ठीक नहीं है कि रोडों का काम अच्छा हुआ है। हाँ, NHAI ने कुछ जरूर ठीक काम किया है, जैसे कि हमारे हाईवेज ठीक है,
लेकिन स्टेट रोड की बहुत बुरी हालत है। स्टेट रोड की बुरी हालत सीधा रोडवेज पर से डाल रही है। खराब रोड पे रोडवेज चलेगी, टूटेगी। मैं आऊंगा आपके पास, अच्छी तरह बताएंगे। वापस मैं लौट रहा हूं आपके पास। टूटी बसों से निवाई से जोबराज जी, निवाई से जोबराज जी, सवाल बताइए अपना। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, हेलो बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, ये हाँ निवाई बोड़ी रोड है। हाँ जी, निवाई बोड़ी रोड है सर हमारी। ये कई सालों से सिंगल रोड है और इस पे सबसे ज्यादा साधन आते हैं। बीजी रोड है और इसमें एक भी कोई नेता ने अभी तक कोई काम नहीं करवाया सर हमारे, और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। निवाई बोड़ी रोड। चले, बिल्कुल आपकी बात रामलाल जी ने सुनी है, जरूर आपकी बात यूनुस खान साहब तक पहुंचाएंगे। आपके क्षेत्र के जो विधायक होंगे उनसे भी बात करेंगे। आपकी बात बिल्कुल इन्होंने दर्ज की है। जी कुलवाल साहब, आपके पास में आना चाहूंगा कि स्थिति सड़कों पे हर कोई चलता, हमेशा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो सड़कों की जरूरत उसको नहीं पड़ती होगी। सवाल यह है कि ये चेहरा बदले कैसे? देखिए योगेंद्र जी, सड़कों के बारे में सीधी सीधी बात यह है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं विधायक साहब को। विधायक साहब चले तो मैं इनके साथ भी चलने के लिए तैयार हूं, और आप भी उस रोड की तरफ भी रहते हैं मेरे ख्याल से। ये गोपालपुरा बाईपास जब से मैं 17 साल से न्यू आतिश मार्केट मैंने बनाया है, उससे अब तक 17 बार तो कम से कम बन ही गया होगा कम से कम। और उस पूरे पैसे को आप जोड़ लो कि इन्होंने इस रोड पे कितना पैसा खर्च किया है, और जो हमने न्यू आतिश का रोड बनाया था उस पे इन्होंने कितना पैसा खर्च किया है। इनको इतिहास ये पता पड़ेगा कि इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है इसके पीछे। सवाल है कि अच्छे रोड की बात तो हम भी कर रहे हैं और अच्छा रोड बनना भी चाहिए। जयपुर से हम चौमू जाते हैं, 55 रुपए का टोल देते हैं विधायक साहब। 55 रुपए का टोल, मतलब 30 किलोमीटर हमें 1 रुपए 70 पैसे किलोमीटर पड़ गया। 1 रुपए 70 पैसे में सफाई करते हैं। एक भीलवाड़ा से सज्जन है गिरधारी जी। जी गिरधारी जी, अपना सवाल बताइए आप भी। जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि दौलतगढ़ है आसिम तहसील में, वहाँ से मेरे गांव तक 60 किलोमीटर का जो रोड है, आजादी के बाद आज दिन तक अभी तक नहीं बना, कच्चा रोड है। और आसीन विधानसभा से वीपी सिंह जी जो बदनौर हैं, आज वो राज्यपाल बन चुके हैं। वो कई संसद भी रहे थे, विधायक भी रहे थे, कई विधायक आए, कई बार शिकायतें की। आज दिन तक 60 किलोमीटर का टुकड़ा अभी भी कच्चा पड़ा हुआ है। वहाँ पे बसें तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल से भी लोगों को बारिश में जाना मुश्किल हो जाता है। चलिए, आपका सवाल आ गया। बहुत बड़ी बात है कि वहां से बड़े दिग्गज लोग रहे हुए हैं, वहां से विधायक और सांसद, और बावजूद इसके वहां सड़कों की स्थिति यह है। आपका कहना है कि वहां बस तो दूर है, बाइक से भी चलना बहुत मुश्किल है। जी कुलवंत साहब, मैं ये बोल रहा हूँ, जब टोल पे 1 रुपए 70 पैसे पर किलोमीटर का टोल ले रहे हैं वो लोग, उसके बाद जब नियम ये है योगेंद्र जी कि आप 3 मिनट से ज्यादा किसी को खड़ा नहीं रखोगे, वहां लोगों को 20-20, 25-25 मिनट तक खड़ा रखा जाता है, और उस रोड से विधायक साहब भी जाते हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार का पक्ष तो ले रहे हैं, मगर इनको जनता का पक्ष लेना चाहिए। क्यों? इनको पता होना चाहिए कि जनता के वोट से जीता हूं मैं, सरकार का पक्ष तो ले रहे हैं। आज विधायक साहब से पूछता हूं, ये बोल रहे थे कि चोमू से चंद्राजी रोड तो ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं ये चोमू पैलेस तक गया, वहां देखिए आप रोड टूटी है कि नहीं टूटी हुई है, अंदर की स्थिति क्या है। बाहर की तो एनआरआई ने रोड अच्छा बना दिया, मगर अंदर की स्थिति क्या है? अंदर की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। और विधायक साहब, आप खुद भी जानती इस चीज को, मगर आप यहाँ बैठ के सरकार का पक्ष लेंगे, मगर आप गुमराह मत कीजिए, आप गुमराह मत कीजिए, नहीं गुमराह मत कीजिए, आप गुमराह मत कीजिए। रामेश्वरम बाग से लेके बस स्टैंड तक जोरदार सड़क बना दी गई। आप एक चीज की बात मत कीजिए। आप मैं बोल रहा हूँ, चलो आपकी बात छोड़ता हूँ। मैं मथुरा से आपसे गोल्डन की बात करता हूँ। जो शौक बढ़ता है ना, वो रोड मुझे 20 साल हो गए देखते हुए। उस रोड की 9 किलोमीटर की हालत देखोगे ना रामलाल जी, तो आप खुद कह दो कि हाँ ये बात सही है कि रोड में खड्डे हैं। सच्चाई को मानो आप। हम सच्चाई से कुलवाल साहब, भीलवाड़ा से एक और ऋषिराज सिंह जी जुड़े, हमारे 2 सदस्यों से और भी बात करनी है। ऋषिराज जी, अपना सवाल बता दीजिए थोड़ा शॉर्ट में। सर सवाल नहीं है, शिकायत है। सवाल तो होते रहते हैं सर, शिकायत है हमारी तो एक जी बताइए। के हिसाब से, ये परिवहन के हिसाब से
सर जी बहुत सी ऐसी एक सड़क है सर, मैं तो अभी मेरे फादर साहब ने बात की थी, जो बात शायद पूरी नहीं हुई थी, वो रोड के लिए सर। भीलवाड़ा आसिम तहसील में एक रोड है, दौलतगढ़ से दोनों छोटे छोटे से गांव है सर, इनके बीच में 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जो सड़क सर आजादी से लेकर अब तक भी वो नहीं बनी है, और यहाँ से बड़े बड़े सांसद, एमएलए, एमपी यहाँ से निकले हुए हैं, जो आज राज्यपाल के ऊपर है सर। वीपी सिंह जी बदनौर हैं, जो आज पंजाब के राज्यपाल है, वो यहाँ से एमपी चुने गए थे भीलवाड़ा से, और ये 7 किलोमीटर रूट। जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, और बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अवेयर हैं, कम से कम आप इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात कह पा रहे हैं, आप तमाम लोगों की सुविधा के लिए आप आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा। यादव साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन से बहुत नजदीक से जुड़े हैं, और सड़क और परिवहन दोनों का बहुत ही अच्छा संबंध है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि टोल नाकों की बात हमारे यहाँ चल रही है अभी, शायद डीजल और पेट्रोल पे सेस लेते हैं, सड़क के नाम पे भी, सड़क मेंटेनेंस, रोड सेस के नाम से पैसा लिया जाता है, हम टैक्स भी पे करते हैं उसका, इस पैसे का क्या होता है? देखिए, सरकार ने अपना खजाना भरने के लिए कई तरह के टैक्स लगा दिए हैं। अब जिस नाम पर वो टैक्स लिया जा रहा है उस नाम पर तो वो पैसा खर्च नहीं होता है। अब आप सड़क बनाएंगे तो सड़क के नाम पर टोल टैक्स लग जाएगा, और रोड टैक्स आप और लेंगे, तो दोनों का क्या मीनिंग है, दोनों का क्या मतलब है? दो बात तो एक ही है ना। जब रोड टैक्स आप लेते हैं तो फिर टोल टैक्स क्यों लेते हैं, और टोल टैक्स लेते हैं तो रोड टैक्स बंद कर देना चाहिए। दूसरा मैं जो कहना चाहता हूं कि आप बात कर रहे हैं सड़कों की, कि सड़कें इतनी बनी और इतनी मरम्मत करनी है, रिनोवेशन के लिए वो सर मंत्री जी ने कहा है। देखिए, ये आज से नहीं है, पहले से ही चल रहा है कि सड़कें नई बनती हैं और पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम होता है। तो नई सड़कें जो बनती है उनकी गुणवत्ता क्या है, ये और पीपीपी मोड की जो आपने खास करके बात कही है, पीपीपी मोड का मतलब सीधा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है साहब, पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट है और प्राइवेट का भी इन्वॉल्वमेंट है, और पार्टनरशिप से दोनों से काम चल रहा है। पर है क्या ये पीपीपी मोड? अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं रह गई है, ये पॉलिटिशियन प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई है, करप्शन इन्वॉल्व हो गया है इसके अंदर बहुत ज्यादा। तो आए ये नाम होते हैं, टेंडर होते हैं, सबका कमीशन तय हो जाता है, सड़कों की गुणवत्ता अच्छी होती नहीं है, इसलिए सड़क बन करके तो कमाई कर नाम लग लिया हमने, इतनी सड़कें बना दी, और दो सड़कें जल्दी टूटती है, जिसका खमियाजा चाहे वो प्राइवेट कार चलाने वाले लोग हों, चाहे 2 व्हीलर चलाने वाले हों, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रोडवेज की बसें हों, उनके मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा, उन पर टूट फूट ज्यादा होती है, टायरों की घिसावट ज्यादा होती है, पार्ट्स का खर्चा ज्यादा होता है, तो वो उनका एडिशनल खर्चा और बढ़ जाता है, जो दिखता नहीं है सामने तौर पे। इसलिए सड़कें जो बनाई जाए वो निश्चित रूप से उन पर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। एक नई सड़क बनाओगे फिर वो टूटेगी, फिर उसका ठेका दे दोगे करप्शन के लिए। कहना चाहूंगा कि आप टोल नाके की बात कर रहे थे कि बिल्कुल सही बात है कि सड़कें बनाने के लिए आपको चलना होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल रही हैं। देखिए, रोड सेस हम देते हैं, रोड टैक्स हम देते हैं, उसके बाद चलिए टोल नाका भी हो। आपको ध्यान होगा कि छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स पहले अपना रोजगार इस लाइन में किया करते थे, एक बल्क में कर दिया गया है कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो होंगे वो ही लेंगे, और करोड़ों रुपए के काम है, पूरे जिले का एक ही व्यक्ति को काम देने लगे, वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स में देने लग गए। गुणवत्ता को कोई चेक करने जाता है वहां पे? पहले आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, सब लोग बैठे हो, तारकोल हाथ के लगती थी तो घर के बुजुर्ग लोग कैरोसिन से उसे छुड़ाते थे। आप तारकोल की पोजीशन है कि आप वाश बेसन में साबुन से हाथ धो करके आ जाइए। इस गुणवत्ता का क्या होगा? देखिए योगेंद्र जी, जो भी सड़कें जो बन रही है या जो भी टेंडर प्रक्रिया जो अपनाई जाती है वो निर्धारित मापदंडों के तहत अपनाई जाती है। बिल्कुल। और आजकल जो सड़कें बन रही है, आज वो सड़कें तो 5 साल के लिए बाकायदा रिपेयरिंग की, रिन्यूअल की जिम्मेदारी वो ठेकेदार। देखिए, वो पेवर रोड वापस नहीं बना सकते, वो गड्ढे भरते हैं, और गड्ढे में गाड़ी जाना और गड्ढे के ऊपर मापदंड के पैच लगाना बराबर बात है। योगेंद्र जी, कोटपुतली जो पुलिया है वो कितना दिन चलिए ना, कोटपुतली पुलिया तो हमें कहते हैं ना, कितना दिन चली, हर 2 समाज मैंने बंद कर देते उसको, ये इस पुलिया हमने बात पूरी की। रामलाल जी, समय पुलिया का मैटर नहीं है क्या? कुलवाल जी, बात तो थोड़ा देर रखे, आपको जानकारी नहीं है, चोमो आए बहुत दिन हो गए, आप चोमो चलिए, मैं सड़कें दिखा दिल्ली रोड पे चोमो की सड़क सही होगी तो अब कोटपुतली आगे पहुंचेगी, इसमें क्या बात है? योगेंद्र जी, मैं इतना कहूंगा, निर्धारित मापदंड के अनुसार यदि कोई भी ठेकेदार अगर काम नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाता है और उनसे रिकवरी भी की जाती है। 5 साल की गुणवत्ता का जो ठेका जो दिया जाता है, उसकी रिपेयरिंग, रिन्यूअल जो भी है वो उसकी जिम्मेदारी होती है और वो करता भी है। और आपने देखा भी हो गया कि कई बार ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।
मैं तो इतना कह सकता हूं कि पिछले 4 साल के अंदर सड़कों में बेहतरीन काम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर गौरपथ जो बने, अब ग्राम पंचायतों में पहले कीचड़ हुआ करता था, पानी की निकासी नहीं होती थी, आपस में लोग झगड़े करते थे, मेरा पानी तेरे घर के सामने से नहीं जाएगा, तेरा पानी मेरे घर के सामने से नहीं आएगा। जिस तरीके से आज ग्रामीण क्षेत्र में गौरवपथ बने, नालियां भी उनकी बनी है, डिस्पोजल भी हुआ है, गांव साफ सुथरा दिखने भी लगा है, तो इस जो अच्छा काम हुआ है उसको मैं हरिद्वार जी को कहूंगा उसको स्वीकार भी करना चाहिए। यदि आपके समय में अगर बेहतरीन काम होता तो आज मेरे ख्याल से सड़कों की जो डिमांड है, जो मांग है, चाहे आसिन से आई हो, चाहे बूंदी से आई हो, चाहे कोटा से आई हो, चाहे निवाई से आई हो, तो मेरे ख्याल से वो मांग आज निकल कर बाहर नहीं आती। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, छोटे छोटे जो रोड थे ग्रामीण क्षेत्र के, पहले ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम था, ग्राम पंचायत में राजस्व गांव को जोड़ने का काम था, राजस्व गांव से फिर ढाणियों को जोड़ने का काम था। धीरे धीरे काम प्रगति के ऊपर है और आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी बेहतरीन सुविधाएं मिल रही है लोगों को। चले, मैं हरिद्वार साहब आपका सवाल है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, हमें रोकना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे, ट्रांसपोर्टेशन और सड़क दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम समय की मर्यादाओं और सीमा का ध्यान रखते हुए उसे हम विराम देना चाहेंगे। और आपने सुना, आपकी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रामलाल जी ने नोट किए हैं, आपकी कोशिश की जाएगी कि कम से कम दौलतगढ़ वाली जो बात है वो मंत्री जी तक पहुंचाई जा सके कि आसिन तहसील में एक ऐसा भी आजादी के बाद 7 किलोमीटर की सड़क अभी तक नहीं बन पाई है। और बड़ी बात है कि वहां से ऐसे दिग्गज राजनीति के निकले हुए हैं जो खुद भी करा सकते हैं, इतने सक्षम है। कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार जरूर वो एरिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका, और एक नए मुद्दे के साथ फिर हम आप लोगों के साथ में लौटेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। 4 साल में बस इतना ही। नमस्कार। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा